हेलो डियर सीयूटी एस्पिरेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि यू ऑल आर गुड एंड फाइन एंड मैं विशाल गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज का वीडियो काफ़ी खास और बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं इसमें डिस्कस करूंगा आप सभी के प्रॉब्लम्स, आप सभी की क्वेरीज, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेरीज हैं, जो आप लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, और आप लोग जो है उनको बार बार कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हो। तो आई होप कि जब आप पूछ रहे हो तो और भी बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पूछ रहे हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत है, और उनके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको आगे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़े। इसके लिए मैंने सोचा कि ये डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप गलतियां करते हो और उसको बाद में सुधारने का आपको मौका मिले, तो आप उस चीज़ को सुधार लो। ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने कई सारी मतलब कॉमन गलतियां करी हैं। कोई सीट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, किसी की पेमेंट में प्रॉब्लम हो जा रही है, कोई जो है विड्रॉल के बाद सोच रहा है कि मैं एडमिशन लूंगा, कोई पूछ रहा है कि मिड एंट्री में मैं अपना जो है कैटेगरी सही कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं 10 वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने स्लाइड्स में बनाए हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है मैनुअली, जो आप लोग आई थिंक कि सबकी ही कॉमन प्रॉब्लम होगी, और वो आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है ना। मैं वो सारी इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू आप सभी के ही जिनको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप सभी के ही डाउट्स को, सभी के ही प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करूंगा यहाँ पे, और आप लोगों के सारे सवालों का जवाब दूंगा कि क्या क्या दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हो और आगे क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आपको। अगर आप सीरियस हो और आपको अपने प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन चाहिए तो ही इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट में भी ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन इक्वली इंपॉर्टेंट है, और लास्ट तक मैंने सारी चीज़ों का सॉल्यूशन दे रखा है। तो आई होप कि यू विल वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आगे और भी नोटिफिकेशन जो भी आए आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात आती है, सबसे पहली क्वेरी जो बच्चों की प्रॉब्लम है कि माई स्कोर इज एवरेज और लो, व्हाट अबाउट चांसेस, है ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं सर मेरा स्कोर 260 है ना, बाई 600 या मान लो 350 है सर 800 में से, या फिर 400 के आसपास है। तो अगर इस तरीके के स्कोर्स हैं तो सर बताइए मेरा कोई चांस बन रहेगा, क्योंकि ना मुझे फर्स्ट में सीट मिली, ना सेकंड में मिली। अब मेरा क्या कोई चांस है जिससे मुझे लगे कि हाँ डीयू में मेरा एडमिशन हो जाए, या फिर मैं कहीं और देखूं, या फिर मैं किसी और चीज़ के बारे में सोचूं, या फिर मैं रिपीट करने के बारे में सोचूं। तो देखो, सबसे इस पहली बात का आंसर, जो इस पहले सवाल का जो जवाब है, वो कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहली बात कि आपका जो सीयूटी स्कोर है, जो आपने स्कोर करा है सीयूटी 2024 में, वो किस कोर्सेज के लिए आप जो डिज़ायर कर रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज इनकी कट ऑफ बहुत हाई गई है, बहुत सारे कोर्सेज इनकी कट ऑफ लो भी रही है, और उनमें बच्चों को एडमिशन भी मिला है। फर्स्ट और सेकंड राउंड की ही बात कर रहा हूँ, एलोकेशंस की, फ्रीज की बात कर रहा हूँ, उनमें बहुत सारे कम स्कोर के बच्चों को भी एडमिशन मिला है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता है, देयर आर चांसेस, बट दे आर नॉट गारंटेड कि मिलेगा नहीं मिलेगा, बट आपके पास चांस है। आप जो है थर्ड राउंड तक, आप जो स्पॉट राउंड तक वेट करो, मतलब जितने आपके पास चांसेस है। देखो, हमारा काम है जितने मौके मिल रहे हैं उन मौकों को भुनाना, उन मौकों का यूज करना, यूटिलाइज करना। उसके बाद अगर रिजल्ट नहीं आता तो देन वी कैन गो फॉर अदर ऑप्शन। ठीक है ना। तो दिस स्कोर्स आर नॉट बैड, मैं मतलब एवरेज बोलूंगा। ओके ओके, कुछ कुछ केस में खराब मार्क्स हैं जिनमें आप उम्मीद नहीं लगा सकते, बट ऐसे स्कोर्स हैं तो आप जो है थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हमें मिल सकता है, क्योंकि सीट वैकेंसी, देखो बहुत सारे बच्चे सीट छोड़ के जाएंगे, तो डीयू क्या करेगा, उन सीट को भरना चाहेगा, है कि नहीं। क्लासेस स्टार्ट करनी है, चीज़ों को सही से चलाना, स्ट्रेंथ भी तो चाहिए बच्चों की। तो क्या है कि जब बीच बीच में बच्चे छोड़ के जाते हैं किसी भी कारण की वजह से, या किसी का रिजेक्ट हो जाता है, तो उन सीट्स को भरना भी तो है। तो कई कई बार ऐसा होता है कि और कई सारे कॉलेजेस ऐसे ऑफ के और या साउथ के, देखो नॉर्थ में तो चांसेस बहुत कम है, क्योंकि नॉर्थ की सीट पहले ही भर जाती है, कुछ एक कोर्सेज को छोड़ दे तो बचा तुम्हारा साउथ और ऑफ में। तो साउथ और ऑफ में कट ऑफ बहुत नीचे जाती है, 260 नंबर पे, 200 नंबर पे भी बच्चों को कॉलेजेस मिले हुए हैं। ठीक है, तो आप मौकों का क्या करें, यूटिलाइज करें, आप उनमें लास्ट तक देखो कि मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, दूसरी चीज की बात करें, कॉलेज एलोटेड, बट अच्छा ये सबसे कॉमन है। मैं गलतियां आपको बता रहा हूं ना, ये गलती नहीं है आपका, ब्लंडर है बिल्कुल। मतलब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि सर कॉलेज अलॉट तो हुआ था बट एक्सेप्ट नहीं कर पाया, मैं फी पे नहीं कर पाया, तो क्या मेरा दूसरा मौका है मेरे पास, या फिर मैं मिड एंट्री में, ये बहुत सारे बच्चे तो ये पूछ रहे हैं कि सर क्या मैं मिड एंट्री में, या फिर स्पॉट राउंड में, या फिर नेक्स्ट राउंड में, जो भी नेक्स्ट राउंड आया है,
इन सब में से क्या किसी में मेरे पास चांस है? अगर मैंने सीट मुझे जो अलॉट हुई थी और मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं करी, या फिर मैंने फी पेमेंट नहीं कर पाया, मैं फी पेमेंट नहीं किया, फिर फेल हो गया किसी तरीके से, या फिर कुछ भी हो गया था, मतलब कोई भी रीजन की वजह से आप या तो फीस पेमेंट नहीं कर पाए, या तो आपने जो है अलॉट जो हुआ था आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो क्या मुझे आगे मौका मिलेगा? तो इसका आंसर है सीधे सीधे नो। अभी तक जो डीयू का करिकुलम रहा है, डीयू के नोटिफिकेशंस है ना, और उनके सारे बुलेटिन्स को या फिर सर्कुलर को देख लिया जाए तो डीयू ने कहीं भी अनाउंस नहीं किया इस चीज़ को लेकर कि आपने जो है अगर कॉलेज एक्सेप्ट नहीं किया है अलॉट होने के बाद भी, या फिर आपने फी पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में क्या करेगा। उस केस में बस एक ही चीज़ उसने मेंशन करी है कि ये माना जाएगा कि आपको एडमिशन नहीं चाहिए, और एडमिशन नहीं चाहिए तो एडमिशन वो नहीं देगा, तो आप कंसिडर्ड नहीं किए जाओगे, तो नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, तो जितने भी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं रिपीटेटिव सवाल कि भैया बताओ या सर बताओ कि अगर इस तरीके की सिचुएशन में हम फंसे हैं, मतलब कॉलेज अलॉट हो गया बट नहीं ले पाए, या फिर हम फी पेमेंट नहीं कर पाए, तो इस तरीके में क्या कोई चांसेस है? तो ना ही मिड राउंड में मिलेगा आपको। मिड राउंड किन बच्चों के लिए है? मिड राउंड में बार बार बताता हूं, मिड राउंड उन बच्चों के लिए है जो या तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, जिन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरी थी शुरू में ही, मतलब ना रजिस्ट्रेशन किया ना प्रेफरेंस भरा था, और दूसरी बात जिनको अपना प्रेफरेंस एडिट करना हो, या फिर जिनका एडमिशन कैंसिल हुआ हो। कैंसिल कहाँ? यूनिवर्सिटी की तरफ से या कॉलेज की तरफ से जिसका एडमिशन कैंसिल हुआ हो किसी भी कारण की वजह से, चाहे सब्जेक्ट मैपिंग हो, चाहे वो इनवैलिड डॉक्यूमेंट हो, इस तरीके से। ठीक है ना, तो उनके लिए ये चीजें हैं। समझ में आया? प्रेफरेंसेस की वजह से या सब्जेक्ट मैप नहीं हुआ उनकी वजह से जो रिजेक्ट हुए हैं, तो रिजेक्टेड स्टूडेंट के लिए, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फेज 1 और फेज 2 में नहीं किया था उनके लिए है। आप लोगों के लिए नहीं है कि आपको सीट अलॉट हो गई और उसके बाद आपने लिया नहीं, तो ये तो डीयू भाई अपनी बेइज्जती समझेगा ना कि इनको तो मैंने दिया सीट दिया और ये जो है सीट ले नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये सीरियस ही नहीं है। और नॉन सीरियस जैसे ही आपको कंसिडर किया जाएगा तो देन वो आपसे सीट ले ली जाएगी, उसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। तो इसके केस में आंसर है नो, आपको कोई मौका नहीं आगे मिलने वाला। तीसरी है मिड एंट्री में कैटेगरी चेंज और एडिट और फिल कर सकते हैं। देखो बहुत सारे बच्चों की क्वेरी ये थी कि सर क्या स्पॉट राउंड में और मिड एंट्री में हम अपनी जो कैटेगरी थी जिसकी वजह से रिजेक्ट हुआ था, है ना, उसकी क्या उसको हम दोबारा फिल कर सकते हैं, या फिर अगर पहले नहीं किया तो अब क्या फिल कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरा ओबीसी कोटा है, मतलब मेरा ओबीसी कैटेगरी है, बट मैंने शुरू में, मैं इसमें 2-3 केस लेके चलता हूं। पहला केस ये कि पहले मैंने जब एनटीए की वेबसाइट पे मैंने रजिस्ट्रेशन किया था सीयूटी का, तो उस टाइम पे कैटेगरी मैंने नहीं भरा था। ठीक है, या डीयू की जब सीएसएस पे मैं कर रहा था तो उस टाइम नहीं भरा था, तो क्या अब मैं भर सकता हूं मिड एंट्री में 1000 रुपए एक्स्ट्रा देके, या फिर स्पॉट राउंड में किसी भी तरीके से? तो इसका आंसर है नो, नहीं कर सकते। दूसरा केस क्या बनता है कि मैंने गलत लगा दिया था, मतलब ओबीसी का हूं लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस लगा दिया था या कोई और किसी भी तरीके से, ठीक है, तो गलत लगा दिया था, तो क्या एडिट करके उसको कर सकता हूं? नो, इसका भी आंसर नो है। ठीक है, तो ये इस केस में या फिर एडिट करना हो या फिर आपको फिल करना हो, तो दोनों ही केस में ऐसा है कि मिड एंट्री में आप ये चीजें नहीं कर सकते। मिड एंट्री में आप क्या कर सकते हो? सब्जेक्ट मैपिंग की जो गलती है, मतलब देखो डीयू ने अभी तक जो चीज बोली उसके बेसिस पे मैं बोल रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है, आप पूरा नोटिस उठा के देख लो, डीयू ने कहीं भी, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लाइव दिखाता हूं, ये चीजें दिखा देता हूं कि डीयू ने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि भैया आप जो है इस तरीके की चीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो मिड एंट्री में आपको दिखा रहा हूं, देखो मिड एंट्री में पहले तो पार्टिसिपेशन का है, और क्या क्या लिखा है? कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी विल आल्सो बी एबल टू करेक्ट देयर सब्जेक्ट मैपिंग। मतलब कैसे रिजेक्ट हुए हैं? या तो सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से या तो इन एलिजिबिलिटी की वजह से, तो वो एडिट कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस। ठीक है ना, और कोई बाकी चीजें उसमें नहीं कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बाकी चीजें आप नहीं कर सकते हो, तो मिड एंट्री में यही खाली चीज है, आप कैटेगरी अपडेट नहीं कर सकते। अच्छा, तो उन बच्चों का क्या होगा जिनका रिजेक्ट हुआ है? वो बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी में अगले राउंड में यानी थर्ड राउंड में क्या होंगे? कंसिडर्ड होंगे। मतलब उस जिस भी राउंड में वो रिजेक्ट हुए, मतलब पहले राउंड में या सेकंड राउंड में, किसी भी राउंड में जो रिजेक्ट हुए थे, उसके बाद जो आने वाले राउंड होंगे ना, चाहे वो थर्ड राउंड हो, फोर्थ राउंड हो, या कोई राउंड हो, आगे के जितने राउंड आएंगे मिड एंट्री वगैरह को छोड़ के जितने भी राउंड आएंगे सब्सिक्वेंट राउंड, उस समय वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में किए जाएंगे। मतलब मैं ओबीसी हूं तो अब मैं ओबीसी में नहीं कंसीडर, क्योंकि मेरे पास 2 तरीके के मौके थे, एक तो मेरा कैटेगरी वाला था और दूसरा नॉन कैटेगरी वाला था यानी जनरल था, तो मुझे जनरल में कंसीडर किया जाएगा, यूआर में कंसीडर किया जाएगा, और उस केस में मेरा अलॉटमेंट उसी हिसाब, तो मतलब मुझे दूसरा मौका मिलेगा तो जरूर, लेकिन कैसे मिलेगा? वो अनरिजर्व कैटेगरी में मिलेगा। तो ये चीज आप मिड एंट्री में नहीं कर सकते, आप जो है कैटेगरी वगैरह चेंज नहीं कर सकते या फिर एडिट नहीं कर सकते। समझ में आया? फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला तो मिड एंट्री और स्पॉट राउंड में कोई चांस है? मतलब देखो 2 चीजें हैं,
मैंने आपको पिछले वीडियो में स्पॉट राउंड और मिड एंट्री में डिफरेंसेस बताए थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या डिफरेंसेस हैं। तो कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर फर्स्ट और सेकंड राउंड में मुझे सीट अलॉट नहीं हुआ, तो क्या मैं स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई कर दूं, सॉरी क्या मैं मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर दूं, या मुझे थर्ड राउंड का वेट करना चाहिए। तो देखो बात ऐसी है ना कि मिड एंट्री में आप तभी जाओ जब आपका कुछ गलत हुआ या एडमिशन रिजेक्ट हुआ हो, या आप चाहते हो कि प्रेफरेंस एडिट करना। देखो प्रेफरेंस एडिट करना हो, अगर आपने सही प्रेफरेंस बनाया हो, समझ रहे हो ना। जैसे मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था कि भैया मैंने अपने प्रेफरेंसेस जो बनाई थी मैथ ऑनर्स के लिए बनाई थी, हिंदू मान लो डाल दिया, ठीक है। फिर मैथ्स ऑनर्स मान लो मैंने मैथ्स ऑनर्स के लिए मैंने रामजोस डाल दिया, ठीक है ना। तो जैसे जो भी प्रेफरेंसेस आपने बनाई थी वो प्रेफरेंसेस से आप सेटिस्फाइड हो अगर, तो मिड एंट्री की फीस क्यों देनी है। जब आप प्रेफरेंसेस से सेटिस्फाइड हो तो मिड एंट्री फीस क्यों देनी है, क्यों आप मिड एंट्री में कूदोगे, तो मत कूदो, ठीक है ना। तो फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली बट आप चाह रहे हो कि मेरे सीट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं, तो आप क्या करो, मिड एंट्री में फी दे के आप अब प्रेफरेंसेस एडिट कर लो, क्योंकि वो ऑप्शन तो आपको आपके सामने ड्यू दे रहा है। उसके पहले भी आपका क्या होगा कि जो सीट वैकेंसी होगी ना वो आ जाएगी आपके पास 6 तारीख को। मिड एंट्री से पहले क्या आ जाएगी, आपकी सीट वैकेंसी आ जाएगी। तो आप उसी टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा कि भैया मुझे जो है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो उस टाइम पे वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। प्रेफरेंसेस एडिट करना हो, अगर आपके अपने चांसेस बढ़ाओ तो जाओ फॉर श्योर आप जो है एडिट कर लो प्रेफरेंसेस। बट अगर कोई गलती नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो अपने प्रेफरेंस से, ढेर सारा प्रेफरेंस भर दिया, तो मिड एंट्री में नहीं जाओ। और फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड का वेट करो। मिड राउंड एंट्री में मैंने कितनी बार बताया है कि कौन कौन जा सकता है, जो फर्स्ट फेज में जिसने नहीं किया हो, ठीक है, या सेकंड फेज में जिसने रजिस्ट्रेशन प्रेफरेंसेस नहीं भरा हो, या फिर जिसका कोई गलती हो गया जिसकी वजह से एडमिशन रिजेक्ट। अगर आपको सीट ही अलॉट नहीं हुई है तो आप मिड एंट्री में क्यों जाओगे, ठीक है ना। तो एक ही कारण बनता है आपके मिड एंट्री में जाने का, वो है प्रेफरेंस अगर एडिट करना चाहते हो तो अपने चांसेस बढ़ाओगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि मिड एंट्री में फर्स्ट और सेकंड राउंड में नहीं मिला तो आप थर्ड राउंड का वेट करो, स्पॉट राउंड का वेट करो, ओके। ये चीज थी मुझे समझानी थी आपको। उसके बाद विड्रॉल के बाद दूसरा मौका, ठीक है ना। विड्रॉल के बाद दूसरा मौका क्या, अच्छा ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये मुझे आई थिंक पहले रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बहुत सारे बच्चों ने क्या गलती करी, क्या मतलब गलती करने की सोच रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, विड्रॉ ले लेता हूं। क्या करता हूं, विड्रॉ ले लेता हूं। विड्रॉ लेने के बाद जैसे मान लो मुझे कॉलेज अच्छा नहीं मिला था, नो बेटर कॉलेज, ठीक है, तो मैंने क्या किया, विड्रॉ ले लिया। विड्रॉ ले लिया ये सोचकर कि मैं क्या करूंगा, मिड एंट्री के थ्रू यानी 1000 एक्स्ट्रा देके 1000 एक्स्ट्रा देके मैं क्या करूंगा, दोबारा से कूद जाऊंगा डीयू के CSAS एलोकेशन राउंड में। तो ये आपकी सोच जो थी ये इतनी महान सोच है कि ये आपको कभी एडमिशन दिलाएगी ही नहीं, ठीक है। मिड एंट्री मैंने बार बार बता दिया कि किन लोगों के लिए, वो एलिजिबिलिटी में बार बार डिस्कस नहीं करूंगा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो अगर कि विड्रॉ करने के बाद फिर मिड एंट्री में 1000 दे के मैं चीजें कर लूंगा सही, तो ऐसा नहीं हो सकता। विड्रॉ वाले जैसे ही आपने विड्रॉ किया आप इनएलिजिबल हो जाओगे, इनकंसिडर मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाएगा आपको। तो आप मिड एंट्री अब ये सोच रहे हो कि विड्रॉ करने के बाद मिड एंट्री में जाएंगे तो गलत डिसीजन है, मत करना, वरना एडमिशन आप नहीं ले पाओगे, आपका टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा, कट जाएगा आपका वहीं पे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि विड्रॉल के बाद अगर दूसरा मौका हमें चाहिए तो हमें दूसरा मौका मिलेगा, नहीं। अभी तक का जो डीयू का नोटिफिकेशन आया है, डीयू ने जो बातें करी उसके बेसिस पे यही है कि विड्रॉल के बाद एक बार आपने विड्रॉ कर दिया तो आपको दोबारा मौका किसी भी राउंड में नहीं दिया जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखना। एडमिशन स्टूडेंट कैन अपग्रेड, अच्छा एडमिटेड स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एडमिटेड यानी जो फ्रीज कर चुके हैं क्या वो भी अपग्रेड कर सकते हैं, तो नो, इसका आंसर है सिंपल नो, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कॉलेज पहले से ही अपना ऑप्ट कर लिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी विड्रॉल का, वो भी इन टाइम फ्रेम, है ना, जब तक राउंड्स चल रहे हैं तब तक वो विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो जो है कोई ना अपग्रेड कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, जिन्होंने फ्रीज कर दिया, जितने भी जैसे जो 42-45 हजार सीट्स पे जितनी फ्रीजिंग हो चुकी है, एडमिट हो चुके हैं, वो अब कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद जो है स्पॉट राउंड रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये मैंने बोला था कि जो स्पॉट राउंड एडमिशन है वो आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जो स्पॉट राउंड एडमिशन है वो क्या होगा, 15 तारीख से, मतलब 15 के बाद, सॉरी मतलब 16, 17 या 18 के आसपास। और ये किस पे डिपेंड करेगा,
सीट वैकेंसी पर डिपेंड करेगा। और 16, 17, 18 के बाद क्या हो जाएगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 15 जैसे ही बीता, क्योंकि सारी चीज़ें अभी तक का जो शेड्यूल है उसके बाद जो है जो भी डेट आएगा आगे के 1-2 दिन के अंदर स्पॉट राउंड के रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। उसका मैं फुल प्रोसेस का वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा, आप जो है कर सकते हो उस तरीके से ना, जो जो चीज़ें चाहिए होंगी। ठीक है, इसमें आप सिंगल सब्जेक्ट ही सेलेक्ट कर सकते हो। अभी तक जो DU का करिकुलम निकला था है ना, CS का, तो उसके हिसाब से आप जो है सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट में एलिजिबल, मतलब सिंगल सब्जेक्ट ही आप चूज कर सकते हो। जो आपने टैप कर दिया कि मुझे यही चाहिए इसी पर्टिकुलर कॉलेज में, वो आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कई सारी चीजें आप एक साथ कर लोगे। ठीक है ना, तो जो DU पसंद करेगा वो आपको देगा, नहीं, एक ही आपका रहेगा प्रेफरेंस। इसमें ज्यादा मगजमारी नहीं करना है DU को, एक ही में लो, एक ही में जाओ। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, प्रेफरेंसेस एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्रेफरेंसेस एडिट। जिन भी बच्चों का मतलब जिन्होंने अभी तक फ्रीज नहीं किया था, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, जो सिर्फ अपग्रेड कर रहे थे, तो उन्हीं बच्चों के लिए है कि प्रेफरेंस एडिट कर सकते हो मिड एंट्री राउंड के पहले। और मतलब जो मिड एंट्री राउंड के जो साइमल्टेनियसली चलेगा उसमें आप जाओ, 1000 रुपये दो, प्रेफरेंस एडिट करो, उसके बाद थर्ड राउंड में कूद जाओ। ठीक है, थर्ड राउंड में या स्पॉट राउंड में जो भी है। ठीक है, तो ये चीज़ है, प्रेफरेंस आप एडिट कर सकते हो। कॉलेज स्टार्ट, बट जिनको सीट नहीं मिली उनका क्या, अच्छा कुछ बच्चों की ये कॉमन क्वेरी है ना, कि कॉलेज स्टार्ट हो गया और बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज जा रहे हैं, बट हमें क्या हुआ, अभी तक कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, तो हम क्या करें उस केस में। तो उस केस में बच्चा यही है कि जब तक कॉलेज अलॉट नहीं होगा तब तक आप कॉलेज नहीं जा सकते, और आप जो है घर पे आराम करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस थोड़ा बहुत अगर पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तो आप अपने क्लासमेट से लेके कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर साल ऐसा होता है, स्पॉट राउंड 1-1 महीने बाद बच्चे आते हैं, 1.5 महीने बाद आते हैं बच्चे, समझ में आया, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद विड्रॉल एंड रिफंड की बात आती है। विड्रॉल एंड रिफंड की बात क्या है कि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर विड्रॉल जो है कब तक हो सकता है, और मतलब विड्रॉल कब तक कर सकते हैं और रिफंड कब तक आ जाएगा, यानी और कितना आएगा। तो विड्रॉल एंड रिफंड की पॉलिसी यही है कि जैसे ही आपका एडमिशन राउंड जितने हैं सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद जिन बच्चों ने विड्रॉ किया होगा, एक चीज ध्यान रखना, स्पॉट राउंड के शुरू होने से पहले आपको अगर विड्रॉ लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो स्पॉट राउंड जैसे ही शुरू हो जाएगा उस टाइम पे विड्रॉल सस्पेंडेड हो जाएगा। समझ में आया ना, तो स्पॉट राउंड से पहले आप जो है उसके शुरू होने से पहले अगर विड्रॉल लेना है तो ले लो, वरना उसके बाद अगर कोई चीज करोगे तो मुश्किल होगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आप DU के चक्कर लगाओगे, फिर वो आपसे चक्कर लगवाता रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना, स्पॉट राउंड से पहले सारी चीजें कर लेना उसके शुरू होने से पहले। ठीक है, रिफंड क्या होगा, जैसे ही एडमिशन प्रोसेस खत्म होगा तो धीरे धीरे DU क्या करेगा, सबका रिफंड देते चला जाएगा। ओके, तो कम या ज्यादा कर, मतलब उसके 3 महीने के अंदर, उसने मेंशन भी कर रखा है कि एडमिशन प्रोसेस के एंड होने के 3 महीने के अंदर तक, उसके बाद से मतलब सितंबर में खत्म होगा तो नवंबर दिसंबर तक आपका, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक सबका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। और इसमें एक नॉमिनल चार्ज करता है विड्रॉ का, जो विड्रॉल फीस होती है 1000। तो जितना आपने फी पे किया है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 1000 का, वो हो जाएगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा जितना आपका पूरा पैसा है, मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन क्वेरीज थी जो मुझे लगता था कि आप सभी को, क्योंकि बहुत बच्चों ने पूछा है और आप सबकी भी ये प्रॉब्लम रही होगी। कुछ और मैं देख लेता हूं कि अगर कोई चीज हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो, जब प्रेफरेंस लिस्ट एडिट करने का आपको मौका मिल रहा है ना, तो आप बिल्कुल भर भर के भर दो इस बार। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, जितने भी कोर्सेज में एलिजिबल हो, जितने कॉलेजेस है सारे भर दो, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के देखे हैं कम प्रेफरेंसेस भरे, उसकी वजह से उनको कॉलेज, मतलब स्कोर अच्छा है, सोचो मतलब 650 640 इस तरीके के स्कोर्स हैं, बट प्रेफरेंसेस उनकी इतनी कम थी कि उनको कॉलेज अलॉटमेंट में दिक्कत हो रही थी। तो आप बिल्कुल ही भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने भी हैं। ठीक है, ओके, आई होप कि ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अच्छा, स्कॉलरशिप की एक बात आती है कि स्कॉलरशिप जो है कब क्या स्कॉलरशिप का क्या सीन है। तो एक वीडियो में मैंने बताया था स्कॉलरशिप, पिछला जो अपडेट वाली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि स्कॉलरशिप का क्या सीन है, स्कॉलरशिप आप कैसे ले सकते हो। देखो, यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती रहती हैं। ठीक है, DU के जो सेंट्रल स्कॉलरशिप, एक तो NSP है आपका, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसमें भी आप भर सकते हो। फिर हर एक कॉलेज का अपना अपना एक एड फंड होता है, तो उसमें भी आपका जो फी हो गया ना, उसमें कुछ आपको चीज़ें वापस मिल जाती है, पैसे वापस मिल जाते हैं, या फिर आपको एक्स्ट्रा फंड दिया जाता है, जिससे आप जो मतलब इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड हैं या फिर जो फाइनेंशियली वीक हैं
उनके लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, तो कॉलेज में भी बहुत सारी मिलती हैं, प्लस सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी स्कॉलरशिप डीयू भी प्रोवाइड करता है। तो आप अपनी टाइम टाइम पे एलिजिबिलिटी चेक करिए वेबसाइट पर जाके, अगर कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। ओके, तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगी, सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। इसके बाद भी अगर कुछ रह जाता तो आप कमेंट बिल्कुल करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।